हेलो। अभी हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नेटवर्थ का। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? ये कैपिटल होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। ओवर द पीरियड इसके अंदर प्रॉफिट्स जो बिजनेस अर्न करता है वो भी ऐड होता जाता है। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, और उसमें कुछ प्रॉफिट्स ऐड होते गए हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली हम अगर डिराइव करें तो नेटवर्थ क्या है? कैपिटल है। बट आपको एक और मेथड देखना है। ये आपका 1 सेकेंड। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड आपको दिया जाएगा नेटवर्थ का। वो हम डिराइव ऐसे करेंगे। नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस माइनस क्या करेंगे हम? टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है। तो अभी असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, हमने सब प्रीवियस लेक्चर में देखा है। बट मैं आपको एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बताता हूँ जहां से आपको समझ जाएगा कि ये डिराइव करने से कैपिटल तक हम कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि कैपिटल ये मेरा नेटवर्क, तो एक्चुअल में इसको कैपिटल भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये एक ही चीज, ये मेरा नेटवर्थ है। ठीक है। तो एक मैं ड्राफ्ट बैलेंस शीट बना रहा हूँ। हमने जो प्रीवियस इतने सारे कॉन्सेप्ट किए उसके बेसिस पे। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम, अगर बैलेंस शीट आप देखोगे, ठीक है, 1 सेकेंड में पूरा क्लीन बैलेंस शीट बना देता हूँ। ये मेरा बैलेंस शीट। ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये वाला पार्ट राइट साइड में होता है असेट्स, लेफ्ट साइड में होता है लाइबिलिटीज। ठीक है। असेट में सबसे पहले होता है मेरा फिक्स असेट्स। ठीक है। फिक्स असेट क्या क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट में, आपको पता है, जैसे मशीनरी हो गया। ठीक है। या फिर मैं बोलूँ फर्नीचर्स हो गया, जो फिक्स्ड है और जिनका बेनिफिट मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। फिर मेरे करंट असेट्स हो गए। करंट असेट कैसे? जैसे डेटर्स हो गए, बैंक बैलेंसेस हो गया। ठीक है। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए, इन्वेस्टमेंट्स, वो भी मेरे असेट्स है। ठीक है। तो इन सब का एक टोटल करेंगे हम। ठीक है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले होता है कैपिटल, जो नेटवर्थ भी बोल सकते हैं इसको हम। यही मेरा नेटवर्थ होता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ठीक है। उसके नीचे मेरे फिक्स्ड लाइबिलिटीज होंगे, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोल सकते हैं इनको। फिक्स लाइबिलिटीज क्या होंगे? सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटीज आएंगे मेरे, उसमें जैसे क्रेडिटर्स हो गया, ये सब मेरे लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। तो इन सब का टोटल असेट के टोटल से मैच होना चाहिए, तो मेरा बैलेंस शीट बन गया। अब ये जो फॉर्मूला दिया है, टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो बेसिकली ये टोटल लाइबिलिटीज होता है ना, इसको आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलते हैं नेटवर्थ निकालने के लिए। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होता है? जो कैपिटल अकाउंट से नीचे जितनी भी लाइबिलिटीज है, फिक्स लाइबिलिटीज, अन और करंट लाइबिलिटीज, वो सब मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। तो ये टोटल करो असेट का, उसमें से ये लाइबिलिटीज लेस कर दो, तो जो भी बचा वो मेरा नेटवर्थ है। समझा? वही हमने देखा था, नेटवर्क इज इक्वल टू कैपिटल या इक्विटी कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ये सब एक ही होता है। तो हम ये सब में से ये आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? मेरा नेटवर्थ बच जाएगा। ठीक है। समझा? नेटवर्थ इजी कॉन्सेप्ट। नेटवर्क नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल और टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है। वो कर लेंगे हम, नेटवर्थ मिल जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट अभी बच गया है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो लाइबिलिटी कवराइज होगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब क्या है इसका, कोई ऐसी लाइबिलिटी अराइज होने वाली है जो फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट, सर्टेनिटी नहीं है वो इवेंट की, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इतना डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि लाइबिलिटी तो आज के टाइम पे मेरे पास है नहीं, लेकिन ये लाइबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आगे, बट ये लाइबिलिटी है जो बोलता है कि मुझे ये लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो यूजर है बैलेंस शीट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये बिजनेस के ऊपर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जब भी हम बैलेंस शीट बनेगा उसके नीचे फुट नोट में, ये बैलेंस शीट हो गया, इधर नीचे फुट नोट में उसका मेंशन होगा। जैसे मैं इस लाइबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं, आप मैन्युफैक्चरर है, आप रीसेलर है वॉशिंग मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन सेल की, ठीक है, एक पीरियड में आपने एक वॉशिंग मशीन सेल कर दी। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद ये वॉशिंग मशीन फॉल्टी हो गई, ठीक है, वो वारंटी में नहीं थी वगैरह नहीं थी, बट ये बंदे ने जो बायर था उसने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया कंपनी के ऊपर। और जब मैं बैलेंस शीट बनाने बैठा हूं आज, ठीक है, 31 मार्च 26 समझ लो, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो ये कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, ठीक है, सामने वाले बंदे ने जितने का वॉशिंग मशीन था उतने का केस डाल के रखा है। सपोज करो ये 20,000 का मशीन था, उसने 20,000 का कैश डाल के रखा है। अब मुझे आज के तारीख पे पता ही नहीं इसका क्या होने वाला, हो सकता है ये केस में जीत जाऊं, हो सकता है वो बायर जीत जाए। तो ये लाइबिलिटी अरेज कब होगी, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा तो ये लाइबिलिटी अराइज होगी, आज है क्या नहीं है, बट हो सकती है। तो हो सकती है जिसकी आउटकम कंफर्म नहीं है आज के टाइम पे, वो लाइबिलिटी जीरो भी हो, 10,000 भी हो सकती है, कोर्ट ने अवार्ड दिया कि 10,000 में सेटल करो, या 20,000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट कुछ भी उसका कंफर्म नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन को फुट नोट में मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड करती है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। अगर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होगा तो मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उस लाइबिलिटी को मेंशन करना पड़ता है, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी लेकिन एज अ फुट नोट डिस्क्लोज होगी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने ये सीरीज में कर दिए हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचे हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। इंडिया में और इवन इन अ वर्ल्ड अकाउंटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी के दिमाग में क्या आता है उसकी तरीके से वो अकाउंटिंग कर सकता है। तो ये स्टैंडर्डाइज कैसे होगा, एक्स पर्सन सेम इंडस्ट्री में बिजनेस करता है, वाई पर्सन सेम इंडस्ट्री में बिजनेस करता है, दोनों ने अगर सेम ट्रांजेक्शन का अलग ट्रीटमेंट दिया तो हो सकता है उनका रिजल्ट कुछ और दिखे आपको। हम देखेंगे आगे वो रिजल्ट अलग अलग तरीके से कैसे दिखता है, उसके भी एग्जांपल देखेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ असेट,
ठीक है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, वो 1 साल 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों कम होती है? क्योंकि आपने उसको यूज किया, वो थोड़ी खराब हो गई, खर्चे उसमें आते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, तो वो वेयर एंड टेयर हो रहा है असेट का, तो उस वेयर एंड टेयर को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक होता है WDV मेथड, एक होता है SLM मेथड। तो WDV मेथड में क्या होता है, सपोज करो एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, ठीक है, तो अगर उस पे 10% का डिप्रिसिएशन का रेट है, तो 1 लाख रुपए का हम अज्यूम करेंगे वेयर एंड टेयर हो गया। अब वो गाड़ी की वैल्यू कितनी बची? 9 लाख रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 10% की रेट 9 लाख के ऊपर लगेगी, तो 90,000 लेस होगा। ठीक है, बट SLM मेथड में ऐसा नहीं है। SLM मेथड में जितनी गाड़ी की उम्र है, जितनी लाइफ है, हम पर डिराइव कर देते हैं। सपोज करो ये गाड़ी 10 साल तक चलने वाली है, एस्टिमेट ही होता है ये, एकदम एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने एस्टिमेट किया कि ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी, तो 10 साल तक चलेगी, तो 10 लाख की वैल्यू जीरो कब होगी? आफ्टर 10 ईयर्स। तो हर साल मेरा कितना? 1 लाख का वेयर एंड टेयर होगा। तो ये केस में क्या होता है SLM मेथड में, फर्स्ट ईयर में मेरी गाड़ी कितने की खरीदी? 10 लाख की, उसमें 1 लाख का वेयर एंड टेयर कर दिया, 9 लाख बचा। सेकेंड ईयर जैसे ये WDV में हमने 90,000 आया, 10% पकड़ा था, पर ये केस में 90,000 नहीं, ये केस में 1 लाख ही आएगा, 8 लाख बचेगा। ऐसे 1-1 लाख रुपया हर साल कम होता जाएगा वैल्यू। तो अब दो इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, सेम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अलग दे रहे हैं। तो ट्रीटमेंट अलग देंगे तो दोनों के रिजल्ट अलग आएंगे। तो अलग आएंगे तो इसको स्टैंडर्ड कैसे करें, मतलब जो भी बुक्स पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चीजें हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट, बट उसने अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया तो फिर गलत हो सकता है, सारा काम खराब हो सकता है, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सेम टाइप के बिजनेस में सेम सेल्स पे सेम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है, जो बेसिकली अकाउंटिंग के करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि इसका अकाउंटिंग ऐसा ही होना चाहिए, ये वाला अगर ट्रांजैक्शन है तो उसका अकाउंटिंग ऐसा ही होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो IFRS यूज होता है। ठीक है, तो IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनली ग्लोबली यूज होता है। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है और एक इंड AS यूज होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ये एप्लीकेबल है, बाकी जनरली सारे कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करती है। ठीक है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करता है वो ICAI इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जो एक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में वो कुछ 27 है। 27 सारे नहीं पढ़ने आपको, इनफैक्ट एक भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ना आपको, बट कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका हम ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, वो AS1 AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऐसे ऐसे नंबर्स मिलेंगे, 6-7 है इसमें। हम देख लेते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कोई भी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है उसका डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट दिया है कि जो भी तुम फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगा, उसका क्या पॉलिसीज है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड accounting policies followed in the preparation and presentation of financial statement should form part of financial statement। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो वो सब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि आपने कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए और उसके बेसिस पे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हैं। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2।
AS2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन की बात करता है, तो वो बोलता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड इन्वेंटरीज इन जनरल शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, बट अभी उसकी कॉस्ट मार्केट खराब है या डिमांड कम है, उसकी अभी रियलाइजेबल आज मार्केट में बेचूंगा तो 90 रुपए होगी, तो अपने को 90 रुपए पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, 10 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसमें फॉर्मेट दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जो पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप दिखा रहे हो, उस पीरियड का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा आपको। उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसमें क्या एडजस्टमेंट होंगे, वो सब दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। ये 6 अभी मैंने जो आपको बताया डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे होगा उसके बारे में बोलता है। depreciation amount of an asset should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the useful life of an asset। तो सिस्टमेटिक बेसिस क्या हो गया, या तो आप SLM फॉलो करो या WDFE फॉलो करो। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है AS8। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली इंकर्ड। ठीक है, तो ये बोलता है ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फार्मा कंपनीज है वगैरह वो रिसर्च करते हैं पहले कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले, ये बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी कॉस्ट है इसके ऊपर लगा, तो जिस साल में लगा उस साल में आपको बुक करना है। AS9 वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा वो बताता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन deals with basic required for recognition of revenue items in the profit and loss account for enterprise. It lays down condition to recognize revenue that arises from the various transactions of enterprise। तो जैसे कोई आपने सेल किया है तो उसका सेल एक्चुअल में आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं सेल रिकॉग्निशन के, तो वो सारी कंडीशंस आपको AS9 में दी है। फिर फिक्स असेट का अकाउंटिंग कैसे होगा वो AS10 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं बहुत सारे कंपनीज को, जैसे ईवी मैन्युफैक्चरर कोई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाता है तो उसको कुछ गवर्नमेंट ने ग्रांट्स देती है, तो वो ग्रांट्स का रिकॉग्निशन कैसे होगा, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो AS12 में दिया है। AS13 बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आपने कुछ पेमेंट पैसे पड़े थे आपके पास बैंक अकाउंट में, आपको उसने आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, जैसे इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, उस सब का कैसे अकाउंटिंग होगा वो AS13 में दिया है। और AS22 वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए तो नहीं है ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप जब हायर लेवल पे आओगे, जनरल बीकॉम में वैसे है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बीकॉम में मिल जाएंगे, बट जैसे जैसे हायर लेवल पे आओगे आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने पड़ेंगे और काफी डिटेल में है ये सब। अभी हम देख लेते हैं अभी अकाउंटिंग ऑन टैक्सेस ऑन इनकम। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में लगता है तो उस इनकम टैक्स के ऊपर किस तरीके का अकाउंटिंग होगा वो सब AS22 में दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका। अगर कुछ भी क्वेरी है फर्स्ट चैप्टर में किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से सारे क्वेरी आपके सॉल्व करने के लिए। आप एक बार ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, आपको कुछ भी क्वेरी रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।